हूं तो मैं खाली क्यों बैठूं, तो मैंने क्या किया, 25 में ए लगा दिया, 25 में बी, 25 में सी, 25 में डी, तुक्के लगा दिए। अब यूपीएससी क्या चाहती है, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसका स्कोर 0 आना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर मुझे एक भी सवाल नहीं आता, मैं सब में तुक्के लगा रहा हूं, तो 4 उत्तर में से एक उत्तर सही होना है, यानी मेरा हर उत्तर सही होने की संभावना 25% है। यानी अगर 100 के 100 प्रश्न नहीं आते तो मेरे 25 उत्तर ठीक हो जाएंगे और 75 गलत हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे 25 उत्तर सही हुए और 75 गलत हुए तो नियम क्या है, जो गलत है ऐसे 3 गलत उत्तरों से एक सही उत्तर कम हो जाएगा, जो मैंने भी आपको समझाया। तो 75 उत्तर गलत हुए, इसको 3 से भाग कर दीजिए तो ये बन गया 25, यानी 25 आपके सही प्रश्न हुए थे जिससे आपको 50 नंबर मिलते, और 75 गलत करने से 25 सही प्रश्न माइनस हो गए, यानी कि कुल मिला के आपका स्कोर क्या रह गया, आपका मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसका स्कोर आया 0। बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है कि तुक्का लगाने वाले को ना फायदा हो ना नुकसान हो, उसको उतना ही स्कोर मिले जितना उसको आता है, और तुक्के वाला हिस्सा गलत हो जाए। पर ये तुक्का कब है, जब कुछ भी नहीं आता है। ये उस तुक्के की बात कर रहे हैं। अब इधर आइए वापस, ये वैसा तुक्का नहीं है, आपको 50% आता है। 50% आने का मतलब है कि यदि आपने सवाल किया तो सही होने की संभावना 25% नहीं है जो पूरा तुक्के में होती है। यहां सही होने की संभावना 50% है, आधी संभावना है। अब हम एक संख्या मान लेते हैं, 36 की संख्या मान लेते हैं, इससे हमारी सारी गणनाएं आसानी से हो जाएंगी। मान लीजिए आपने 36 प्रश्न ऐसे किए जिनमें आपको 2-2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे थे और 2 में आपको आइडिया नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जब 36 ऐसे प्रश्न करेंगे तो क्योंकि संभावना सही होने की कितनी है, 50% है, तो मान लेते हैं कि 18 सही हो गए, 18 गलत हो गए। एकदम सिंपल है। 18 गलत प्रश्नों से नुकसान कितना होगा, इसको 3 से भाग कर लीजिए, यानी कि 6 प्रश्नों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने सही कितने कर दिए, 18 कर दिए, और इसका मतलब ये हुआ कि 18 माइनस 6 यानी 12 प्रश्नों का कुल लाभ, यानी 24 अंकों का कुल लाभ आपको होगा ऐसे 36 प्रश्नों में, जिसमें आपको 4 उत्तरों में से 2 एलिमिनेट करने में सुविधा हो रही है, बाकी 2 में से आपको आइडिया नहीं हो रहा है। तो मेरी पहली सलाह क्या है, जिस भी प्रश्न में आप 4 उत्तरों में से 2 को छांट पा रहे हैं कि ये 2 तो आंसर नहीं होंगे, एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 में से कौन सा है नहीं पता लग रहा, मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि ऐसे हर प्रश्न में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस से, प्रोबेबिलिटी के नियम से ऐसे केसेस में आपको अंततः फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आपको इतना पता है कि भाई इसमें ए तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों में से कौन सा है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, इन 3 में से कोई एक ठीक होगा। अब जरा इसी कैलकुलेशन कर लें, यानी इसमें आपका उत्तर सही होने की संभावना 33% है, यानी कि 3 में से एक है। एक तो आपको पता ही कि वो तो आंसर हो नहीं सकता, बात खत्म हो गई। बी सी डी में से आपको पता नहीं, आपने कुछ भी लगा दिया, तो बी के ठीक होने की संभावना 33.3 है, इतनी ही सी की, इतनी ही डी की है। इनमें से कुछ भी लगाएंगे तो संभावना ही रहेगी। यदि 33% संभावना है, मान लीजिए कि ऐसे 36 प्रश्न हैं, 36 की संख्या मैंने इससे ली है कि वो हर एक गणना आपको आसानी से हो जाएगी। 36 में 33% का मतलब है कि 12 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे और 24 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, ऐसे प्रश्नों में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए 24 गलत होने से जो नुकसान हुआ वो 8 प्रश्नों का हुआ, ये -8 हो गए। लेकिन आपको जो फायदा हुआ वो 12 प्रश्नों का हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि नेट बेनिफिट आपको यहां पर 4 प्रश्नों का हुआ, वहां तो 12 प्रश्नों का था, यहां पर 4 प्रश्नों का है। अब अगर आप मुझसे पूछें क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि यदि जो प्रश्न आपको ठीक से आते हैं, परफेक्ट तरीके से आते हैं वो, और जो आपको 50% प्रोबेबिलिटी से आते हैं, यानी कि 2 एलिमिनेट हो रहे हैं बाकी 2 नहीं हो रहे,
ये तो करने ही चाहिए, और यदि इनको मिला के आपके 70-80 प्रश्न हो गए तो आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स आपका हो जाना चाहिए। लेकिन यदि उनसे मामला नहीं बन रहा है, या अदरवाइज भी आप सोच सकते हैं, अगर आपका गेस वर्क आमतौर पर ठीक रहता है तो मेरी सलाह ये है कि आप इन प्रश्नों को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये प्रश्न संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है तो। मान लीजिए 7-8 ही सवाल है तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 सवाल में अगर आप 2 भी ठीक कर लेंगे तो आप कम से कम नुकसान में तो नहीं ही जाएंगे। और रही बात आखिरी प्रश्नों की, जिनमें 4 ऑप्शन हैं और आपके लिए चारों बराबर हैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता उसमें, एकदम काला अक्षर भैंस बराबर टाइप फीलिंग है, ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका आंसर सही होने की संभावना 25% है। ये वही स्थिति जो मैंने ऊपर बताई थी। अगर आप ऐसे 36 सवाल करेंगे जिसमें वो कुछ नहीं आता तो आपके 9 सवाल ठीक होंगे, 27 गलत हो जाएंगे। 27 गलत होने का मतलब हुआ -9, 9 ही ठीक हुए थे, कुल मिला के निचोड़ क्या निकला 0। यानी जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता उसको करने में भी कोई नुकसान नहीं होता है यूपीएससी में, लेकिन टाइम का नुकसान तो होता ही है, एनर्जी का नुकसान तो होता ही है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कितने प्रश्न करने चाहिए तो मैं कहूँगा कि 85 प्रश्न लगभग कर देने चाहिए कम से कम। हो सके तो 90 तक भी कर सकते हैं, यदि आपकी बाकी तैयारी के हिसाब से वो मैच करता है, सूट करता है तो। और दूसरी बात, जो प्रश्न नहीं आते हैं वो करने चाहिए या नहीं, तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो प्रश्न पूरी तरह से आते हैं वो तो करने ही करने हैं। जिन प्रश्नों में 2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी करने हैं, और जिन उत्तरों में, जिन प्रश्नों में 1 आंसर एलिमिनेट हो रहा है उसको भी करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई खास हर्ज की बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अंततः निचोड़ के रूप में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होना चाहिए, अगर आपकी कॉमन सेंस ठीक है, अगर आप ठीक अनुमान कर लेते हैं। ये उस व्यक्ति की बात है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो हर तुक्का गलती करके आते हैं। ऐसे मतलब लोगों के बारे में मेरे पास कोई राय नहीं है, मैं तो उनकी बात करूं जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कम से कम उतना गेस वर्क कर लेते हैं जितना करने की अपेक्षा इस एग्जाम में की जाती है। ये सारी सलाह उनके बारे में है। इसके बाद छोटी छोटी सलाह ये है कि इनके अलावा किन और बातों का ध्यान रखना है, अदर सजेशंस क्या क्या हैं जो एग्जाम में जाने से पहले होता है ना। जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर जब एग्जाम में जाते हैं बच्चों को दही में मीठा डाल के खिलाते हैं शुभकामनाओं के लिए। तो आज की क्लास का उद्देश्य वो मीठी दही खिलाना है बेसिकली आपको, ताकि अब आप अच्छे तरीके से तैयार होकर जाएं। अन्य जो बातें हैं, एक तो ध्यान रखिएगा स्पीड का, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो शुरू में समझ नहीं पाते, आराम आराम से प्रश्न करते हैं और बाद में अचानक हड़बड़ी में सारे प्रश्न छूट जाते हैं उनको। शुरू से ही ध्यान रखना है कि स्पीड मेंटेन रहे, और स्पीड मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपका एरिया है ही नहीं, उन प्रश्नों को देखते ही आप समझ जाएंगे कि मेरे एरिया का नहीं है। जो आपके एरिया का एकदम नहीं है, जो आपके एरिया से बाहर है, उस पर टाइम मत खराब कीजिए, उसको देखते ही स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जिन एरियाज पे आपने ठीक से तैयारी की है, यदि वो आपके एरिया के, जैसे मान लीजिए कि आपने संविधान ठीक से पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हुई है और हिस्ट्री का सवाल है, तो वहां पूरी संभावना है कि आप ध्यान देंगे तो शायद आप ठीक गेस कर पाएंगे या ठीक उत्तर निकाल पाएंगे उसका। वहां टाइम का निवेश कीजिए। तो समय का निवेश, टाइम की इन्वेस्टमेंट वहां ज़्यादा कीजिए जहां कुछ संभावना है प्रश्न का उत्तर सही होने की। जहां आपका एरिया है ही नहीं उसको छोड़ते चलिए, शुरू से स्पीड मेंटेन करेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कई प्रश्नों में ऐसा होगा जहां कोई शब्द आपको परेशान करेगा। जहां भी ऐसा हो, एक बार तेजी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि उसमें अंग्रेजी में कौन सा शब्द है, क्योंकि कई बार जो टर्मिनोलॉजी होती है, पारिभाषिक शब्द होते हैं, वो हिंदी में अनुवाद उसका ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता उतना, तो वो गलती ना हो जाए, देख लीजिएगा। तीसरी बात है कि रीडिंग जो है बहुत कॉशियस होनी चाहिए, सावधानी के साथ रीडिंग करनी है। मैं जब खुद एग्जाम देता था तब मुझसे भी एक आध बार ये गलती हुई थी, और ये गलती आमतौर पर हो ही जाती है। आप पाएंगे हर वर्ष लगभग हर व्यक्ति कम से कम 1 या 2 प्रश्न इसी चक्कर में गलत करके आता है कि प्रश्न के ऊपर लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
और उसने सत्य मान के आंसर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है और आपने ठीक है मान के आंसर कर दिया। तो प्रश्न में विशेष रूप से जो पहली लाइन है या प्रश्न की जो आखिरी लाइन है, जो स्टेटमेंट है, जो दरअसल प्रश्न को डिफाइन करती है, जो क्वांटिफायर उसमें लगा हुआ है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपका एक प्रश्न में गलत हो गया ना आता हुआ, तो जो प्रश्न सही होता उसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं, जो गलत हुआ उसमें आपको -0.67 मिला है। एक सही प्रश्न के गलत हो जाने का मतलब है 2.67 अंकों का नुकसान जीएस में होना, और सीसेट में तो 2.5 प्लस 0.83 हो जाएगा, 3.33 अंकों का नुकसान होगा एक प्रश्न के, ऐसे प्रश्न के गलत हो जाने से जो प्रश्न आपको आता था और आप हड़बड़ी में ऐसा करके आ गए हैं। एक चौथी समस्या कई बच्चों को आती है। देखिए, जो पेपर होता है उसके 4 सेट्स होते हैं, ABCD सीरीज होती है। आपके पास जो पहला प्रश्न है, शायद आपके दोस्त के पास, पीछे वाले के पास वो प्रश्न हो सकता है कि 26वां हो या 51वां हो या 76वां हो। तो आमतौर पर 20, 30, 25 के हिसाब से प्रश्नों के सेट होते हैं जो अलग अलग क्रम में रहते हैं। इस संयोग की बात है कि मान लीजिए आपका विषय राजनीति विज्ञान है और शुरू में पॉलिटी के ही सवाल 10 एक साथ आ गए, तो आपकी बाँछें खिल जाएंगे, आप कहेंगे अरे वाह यार, मज़ा आ गया आज तो। और ये भी हो सकता है कि आप हैं पॉलिटिकल साइंस के और शुरुआती प्रश्न आ गए साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के आ गए, जिसमें आपका हाथ तंग है और आपको लगा पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, 8वां भी नहीं आता, 12वां भी नहीं आता, 14वां भी नहीं आता। पहले 14 प्रश्नों में लगातार क्लीन बोल्ड हुए जा रहे हैं, एकदम मैदान सूना पड़ा हुआ है। और ऐसे में कई बच्चों को लगता है कि अब क्या फ़ायदा, चलो उठ के चलते हैं, निकलते हैं, छोड़ो गोली मारो। ऐसा नहीं करना है, ये केवल चक्र का मामला है। आपके वाले प्रश्न भी पेपर में छिपे हुए हैं, बस वो सबसे पहले सामने नहीं आए। अगर ऐसा मामला फंसे और शुरू के 8-10 प्रश्नों में आपको लगने लगे कि मामला खत्म हो गया, कोई बात नहीं, गोली मारिए। प्रश्न नंबर 21 से शुरू कीजिए, 1 से 20 अंत में कर लीजिएगा। 21 में देखिए 2-3 सवाल ठीक लगें, न ठीक लगें 41 पे आ जाइए, वहां ना लगे 61 से शुरू कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक बार जैसे ही आप रिदम पकड़ लेंगे, आप पाएंगे कि चीज़ें ठीक होने लगी हैं और शुरू में जो प्रश्न छोड़ दिए हैं उनको अंत में कर दीजिएगा। एक मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि जो प्रश्न को हम करते हैं सॉल्व और जो बबल भरते हैं, जो गोला भरते हैं, उस बबल को हम एक एक प्रश्न में भरते चलें या उसको अंत में एक साथ भरें। ये तो हर व्यक्ति का अपना तरीका है, पर अगर मुझसे मेरी राय मांगेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ना तो साथ साथ भरिए ना एक साथ भरिए अंत में, क्योंकि बबल भरने में टाइम खर्च तो होता है। हर प्रश्न एक बार भरेंगे तो हर बार आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 4-5 प्रश्न जैसे ही पूरे हों, जैसे 1 से 5 हुआ तो 5 के बाद रुक के 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ध्यान से देखते हुए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बबल भरने की प्रक्रिया में ना आपका सारा ध्यान बबल भरने पे ही हो और वो एक साथ 5-5 करते रहेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज कहीं दी है और आपको एक प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस चाहे 1 by 1 हो, चाहे सारा एक साथ हो, जैसे है वैसे ही कीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि 5-5 या 10-10 प्रश्नों का सेट लेके एक साथ कर दीजिए, उतना काफ़ी होगा। एक अंतिम सलाह मैं दे सकता हूँ सी सेट के मामले में। देखिए, सी सेट में केयरलेस मत होइएगा। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आता है तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल शुरू में कर दीजिए, आपका काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर बहुत दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका मैथ्स गड़बड़ है और आप कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के भरोसे गए हैं, तो मेरी सलाह ये है कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को मिक्स करके कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आप एक सवाल करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें एक प्रश्न आता है और वो पैराग्राफ पढ़ने में ना दिमाग एकदम मतलब परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है एकदम। आप सेकंड पैरा फिर पढ़ेंगे, फिर थर्ड पैरा पढ़ेंगे, चौथा प्रश्न आते आते पहले 3 प्रश्न गड्ढमड्ढ होने लगते हैं दिमाग के अंदर। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के सवाल लगातार करने में आपकी प्रोडक्टिविटी लगातार डिमिनिश होती रहती है, कम होती रहती है। बेहतर ये है सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन के 2 या 3 सवाल कर लीजिए, उसके बाद खटाक से रीजनिंग के 2 सवाल कर लीजिए। उसमें क्या होगा, दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव होगा। जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो हिस्सा एक्टिव ना हो करके जो अरिथमेटिको लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो हिस्सा एक्टिव हो जाएगा।
वो हिस्सा एक्टिव हुआ, 2-3 प्रश्न कर लीजिए, फिर ये वाला हिस्सा शांत हुआ, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए, 3 सवाल इसके कर लीजिए, फिर 3 सवाल वो कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके प्रश्नों के सही होने की संभावना भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और यदि आप एक ही तरह के प्रश्न में उलझे रहे तो हर अगले प्रश्न में उसके गलत होने की संभावना बढ़ती जाएगी, जो घातक हो सकती है। ये तो सलाह थी सारी पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम को लेकर। अब ये है कि 2 दिन बचे हैं, परसों आपका एग्ज़ाम है। अब क्या करना है? आप में से कुछ बच्चे होंगे निशाचर प्रकृति के, जो रात भर पढ़ते होंगे, सुबह सोते होंगे, या 3 बजे सोते होंगे, 2 बजे सोते होंगे, 4 बजे, 6 बजे सोते होंगे। उनके सामने सबसे बड़ा संकट आता है एग्ज़ाम्स के एक रात पहले। रात भर नींद नहीं आती है और वो आधी या चौथाई नींद लेके एग्ज़ाम देने जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आखिरी 3-4 दिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सोने का टाइम थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। जैसे 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास सोने का अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि कम से कम 5-6 घंटे की नींद हो जाएगी तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। वैसे तो ये है कि एक आध रात बहुत ज़्यादा न सोने से भी परफॉर्मेंस मैनेज हो जाती है, बहुत दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तब भी कोशिश कीजिए कि आखिरी 2 दिन सोने का रूटीन ठीक कर लीजिए ताकि आप सही टाइम पे उठ के जा सके। अब कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और निश्चिंत रहिए, अब तनाव मत लीजिए। जितना पढ़ लिए काफ़ी है, होना होगा तो उससे हो जाएगा। कुछ नया पढ़ के कोई नए तीर मार के कर लेंगे, ऐसा होना आसान नहीं है।